नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो के अंदर हमने जीवों में विविधता या जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्नों की जो है हमने बात की थी। आज हम और कुछ प्रश्न लेके आए हैं जिनमें आपको इस चैप्टर से कोई भी समस्या नहीं रहेगी। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके दे रखा है, फेनेरोगेम्स किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फेनेरोगेम्स से आप क्या समझते हो? फेनेरोगेम्स की यदि हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों, वे पौधे ध्यान से सुनो, वे पौधे जिनमें उत्तक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न होते हैं, जो पूर्ण विकसित होते हैं, उन पौधों को फेनेरोगेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनेरोगेम्स। इसी के साथ एक दूसरा शब्द आता है प्यारे बच्चों। क्या आता है? दूसरा शब्द आता है, और वो दूसरा शब्द आपको दिख रहा है। इसी तरह का एक शब्द आपको नजर आ रहा है। क्या शब्द है कि क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं? कौन सा शब्द है? क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें जन्नांग प्रत्यक्ष होते हैं तथा उनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। अब ध्यान रखना, बस इतना सही लॉजिक है। जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो फेनेरोगेम्स, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोनों बातें। कल भी मैंने बहुत सारी बातें बताई। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कोई दो अंतर बताइए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कोई दो अंतर लिखिए। प्यारे बच्चों, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को समझो। ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। मैंने आपको क्लास में बताया था, दो शब्दों से बनकर बना है, जिम्नो प्लस स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, अर्थात नगन बीजी पादप, जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। एक अंतर तो, महत्वपूर्ण अंतर तो एक ये हो गया। दूसरा, यदि बात करें, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, बहुत साल तक जीवित रहते हैं तथा काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठ प्राप्त होती है इनसे। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की तो प्यारे बच्चों ये पुष्पीय पादप होते हैं। पुष्प की अगर बात करते हैं, फ्लावर यदि बात करें तो वो केवल आवर्तबीजी पादपों में बनता है, अन्य किसी पादपों में नहीं बनता। केवल किन में बनता है? आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर बनता है। प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनिमेलिया जगत को कितने भागों में बांटा गया है? प्यारे बच्चों, कल वीडियो की जब हमने शुरुआत की थी उस समय भी मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था कि एनिमेलिया जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। एनिमेलिया को दो भागों में बांटा गया है, कोडेटा और नॉन कोडेटा। जिन प्राणियों में कशेरुकदंड पाई जाती हैं उनको तो कोडेट्स, और जिनमें नहीं पाई जाती उनको नॉन कोडेट्स कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, जीवों के वर्गीकरण के लाभ बताइए। क्या कह रहा है प्रश्न कि जीवों के वर्गीकरण के लाभ बताइए। प्यारे बच्चों, जीवों के वर्गीकरण के लाभ की यदि बात करते हैं तो ये जीवों के विभिन्न समूहों के बीच हमें संबंध बताता है। जीवों के विभिन्न ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हमें ये बताता है। ये जीवों के विकास के बारे में ये जीवों के विकास के बारे में बताता है। ये विविध जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है, जीवों के व्यवहार के बारे में बताता है,
जीवों के स्वभाव के बारे में बताता है, जीवों के आवास के बारे में बताता है, जीव के बहुत सारे लाभदायक उपयोगों के बारे में हमें बताता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने जब आपको करवाया था तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और उसके लिए एक ही नाम आता है, कैरोलस लिनियस। क्या नाम आता है? कैरोलस लिनियस, जिन्होंने द्विव नाम पद्धति दी थी। कौन सी पद्धति दी थी? द्विव नाम पद्धति जो है वो दी थी। कैरोलस लिनियस ने इसके अलावा द्विव नाम पद्धति भी दी थी, दो नाम पद्धति, इसमें एक जाति और एक वंश, जिनको लिखते समय पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे अक्षर लिखे जाते हैं। वंश का बड़ा और बाकी सब छोटे, पहले वंश फिर जाति, और हाथ से लिखते समय उन्हें हम लोग अंडरलाइन भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बातें हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए भाई। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों होमो सेपियंस। होमो हमारा वंश है, सेपियंस हमारी जाति है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम, देखो अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है राना टिग्रिना। राना इस प्रकार से लिखा जाता है, देखो वैज्ञानिक नाम टिगरीना। अब इसको अंडरलाइन भी करते हैं, इटालियन भाषा में लिखते हैं इसको। पहला बड़ा बाकी सब छोटे, ये वंश हो गया, ये जाति हो गई, ठीक है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, अब बिल्ली फेलिस कुल से आती है, फेलिडी कुल से आती है, तो फेलिस डोमेस्टिका, वंश कौन सा है इसका? फेलिस। डोमेस्टिका इसकी क्या होती है? जाति होती है। बाघ का वैज्ञानिक नाम, तो बाघ भी बिल्ली वर्ग का ही है, इसका होता है फेलिस फोरेस्टिका। फेलिस फोरेस्टिका, फेलिस फोरेस्टिका, ठीक है। थोड़ा सा नाम आप लोग ध्यान कर लेना। अगला आज का लास्ट जो प्रश्न है वो है द्विव नाम पद्धति क्या है? तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, इस प्रकार से लिखना, द्विव नाम पद्धति से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, मैं द्विव नाम पद्धति की अभी चर्चा कर रहा था। प्रत्येक जीव की सही पहचान के लिए उसका एक नाम रखा गया, जिसमें दो शब्दों को यूज किया गया। पहला शब्द उसका जीन्स, दूसरा उसकी स्पीसीज। प्यारे बच्चों, जीन्स बोलते हैं पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन्स बोला जाता है वंश को। स्पीसीज जो है वो बोला जाता है जाति को। किसको? जाति को, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, तो होमो हमारा वंश है। मनुष्य के वंश की बात करें तो होमो, और जाति की अगर बात करें तो वो कौन सी है? स्पीसीज है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने दो वीडियो हमने बनाए हैं इस चैप्टर से संबंधित। अध्याय नंबर 7 जीव में विविधता, और दोनों में ही हमने बहुत सारे प्रश्नों की बात जो है वो कर ली है। तो प्यारे बच्चों, आगे वाले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं एक और चैप्टर के प्रश्न। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई में